जी, नमस्कार। रू स्टडी एक्यू में आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों, आज आप सिर्फ एक क्लास में नहीं, एक ऐसे सफर की शुरुआत कर रहे हैं जो आपको एक नई पहचान देगा। फूड सेफ्टी ऑफिसर की पहचान। ये सफर आसान नहीं होगा क्योंकि सिर्फ किताबों को याद रखने का नाम नहीं है। ये आपके धैर्य, अनुशासन और समर्पण की परीक्षा है। ये वो यात्रा है जिसमें आप अकेले नहीं हैं। हर दिन आपकी मेहनत, हर रात का जागना और हर पल का त्याग आपके साथ है। याद रखिए, एक एफएसओ बनना सिर्फ सरकारी नौकरी पाना नहीं है। ये उस विश्वास को पाने की कोशिश है जो लोग आपके फैसलों पर करेंगे। वो जिम्मेदारी है जो हर नागरिक के स्वास्थ्य से जुड़ी है। तो आज से हर क्लास, हर शब्द और हर प्रश्न को सिर्फ एक और पन्ना मत समझिए, उसे अपने भविष्य का पत्थर समझिए जिस पर आपका सपना खड़ा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा, एक नए संकल्प, नई ऊर्जा और एक नई सोच के साथ। क्योंकि एफएसओ की तैयारी एक तपस्या है और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फसलें, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फसली ऋतुएं। भारत में विविध जलवायु परिस्थितियों के कारण कई प्रकार की खेती के मौसम होते हैं। फसलों की बुआई का समय फसल के प्रकार, ऋतु क्षेत्र और जलवायु पर निर्भर करता है। भारत में फसलें मुख्य रूप से तीन प्रमुख फसली ऋतुओं में वर्गीकृत की जाती हैं। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। खरीफ फसल क्या होती है? तो खरीफ ऋतु, जिसे मानसूनी फसल का मौसम भी कहा जाता है, आमतौर पर जून से सितंबर तक रहता है। रबी की फसल की बात करें या शीतकालीन फसल, यह मौसम अक्टूबर से मार्च तक चलता है। और जायद ऋतु, जो ग्रीष्मकालीन फसलों से संबंधित है, मार्च से जून तक होता है। इन भिन्न भिन्न फसली ऋतुओं से किसानों को विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने और आय के स्रोतों में विविधता लाने का अवसर अवसर मिलता है, जिससे देश में समग्र कृषि विकास को बढ़ावा मिलता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अपनी कृषि प्रणाली का वर्णन करने के लिए खरीफ और रबी शब्दों का उपयोग करते हैं। रबी फसलों के उदाहरण देखें तो रबी फसलें ठंडी और शुष्क जलवायु में उगाई जाती हैं। इन्हें मानसून के बाद बोया जाता है और वसंत ऋतु में काटा जाता है। इनके कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे अनाज। अनाज के अंतर्गत गेहूं आता है, जौ आता है और ओट्स आता है। दाला, दालें, चना, मसूर, मटर, अरहर, कुल्थी, घोड़ा चना या लोबिया। तिलहन की बात करें तो सरसों, अलसी और तिल। सब्जियां मटर, प्याज, लहसुन, आलू, गाजर, फूल गोभी, चुकंदर, बैगन, ब्रोकोली, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, मूली, पालक, शकरकंद और टमाटर। फल की बात करें तो स्ट्रॉबेरी रबी फसल के अंतर्गत आता है। मसाले एवं बीज, जिसमें जीरा, धनिया, मेथी। बीज पौधे, अल्फा, अल्फा लहसुन भी बोलते हैं, इसबगोल और सूरजमुखी। आज तक आपने केवल फसलें पढ़ी होंगी, लेकिन आज हमने सब्जियां, फल और मसाले, बीज भी अलग से देखे हैं। खरीफ फसलों के उदाहरण की बात करें तो खरीफ फसलें जो कि गर्म और आर्द्र जलवायु में उगाई जाती हैं, इन्हें मानसून के आगमन के साथ बोया जाता है। इसी कारण इन्हें मानसून फसलें कहते हैं और ऋतु के अंत में काटा जाता है। इनके कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे अनाज, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। अधिकतर फसलें ही पूछी जाती हैं। दालों में मूंग, उड़द, अरहर। तिलहन में सोयाबीन, मूंगफली। रेशा फसल कपास, फल केला, आम, तरबूज। सब्जियां भिंडी और बैगन। जायद फसलों के उदाहरण की बात करें तो जायद फसलें रबी और खरीफ के बीच की अल्प अवधि में उगाई जाती हैं, यानी कि दो फसलों के मध्य में उगाई जाने वाली फसलें जायद फसलें। इन्हें मुख्य रूप से सिंचाई वाली भूमि में उगाया जाता है। इनके कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। फल, तरबूज, खरबूजा, खीरा, करेला, कद्दू। सब्जियों की बात करें तो बैगन, भिंडी, टमाटर। दालों की बात करें तो मूंग, उड़द और अरहर। चारा फसलें, जिसमें ग्वार और गन्ना। मुख्य फसलों की बात करेंगे, खाद्यान्न फसल, जिसके अंतर्गत चावल, गेहूं और जौ आता है। दलहन फसलें, चना, अरहर, मूंग। तिलहन फसलें, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अलसी, सूरजमुखी। नकदी फसलें, कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, चाय, कॉफी आदि। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत चावल। चावल यानी कि ओरेजा सटैवा विश्व की आधी से अधिक आबादी के लिए मुख्य खाद्य फसल है। जलवायु गर्म और आर्द्र परिस्थितियों, यानी कि 20 टू 40 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। मृदा चिकनी या दोमट मिट्टी, जिसमें पानी धारण करने की अच्छी क्षमता हो। मुख्य उत्पादक देश चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और वियतनाम।
मुख्य तथ्य की बात करें तो भारत चावल का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसकी खेती के लिए जलमग्न खेत, धान की खेत के आवश्यक होते हैं। प्रमुख किस्में इंडिका लंबे दाने और जपोनिका छोटे दाने और सुगंधित चावल यानी कि बासमती। पोषण मूल्य कार्बोहाइड्रेट से भरपूर, कम वसा युक्त और बी विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है। गेहूं की बात करें तो चावल के बाद विश्व की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज फसलें होती है गेहूं। टिट्रिकम। ठीक है। जलवायु की बात करेंगे। जलवायु क्या होती है? जलवायु समशीतोष्ण जलवायु में पनपता है। ठीक है। सर्दियों, ठंडियों, गर्मियों में मध्यम होता है यानी कि 10 टू 15 डिग्री सेल्सियस। टिट्रिकम एस्टिवम गेहूं का साइंटिफिक नेम है। मृदा अच्छी जल निकासी वाली दोमट या चिकनी मिट्टी होती है। ठीक है। मुख्य उत्पादक देश की बात करें तो चीन, भारत, रूस और अमेरिका होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं मुख्य तथ्य। भारत गेहूं का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका उपयोग ब्रेड, पास्ता और अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माण में होता है। प्रमुख किस्में ड्यूरम गेहूं पास्ता के लिए, ब्रेड गेहूं बेकिंग के लिए और एमर गेहूं प्राचीन किस्म होती हैं। पोषण मूल्य जिसमें प्रोटीन, फाइबर और लौह एवं मैग्नीशियम जैसे आवश्यक खनिजों से भरपूर होता है। जो की बात करें यानी कि बैरली, हॉर्डियम, विलिवियर। महत्व की बात करें तो भोजन, पशु चारे और खराब बनाने में उपयोग होता है। जलवायु समशीतोष्ण क्षेत्रों में ठंडी जलवायु 10 टू 15 25 डिग्री सेल्सियस में पनपता है। मृदा अच्छी जल निकासी वाली बलुई या दोमट मिट्टी। मुख्य उत्पादक देश रूस, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और स्पेन। मुख्य तथ्य यह विश्व की सबसे पुरानी खेती की जाने वाली अनाज फसलों में से एक है। इसका उपयोग ब्रेड, सूप, मद्यपान यानी कि बियर, विस्की बनाने में किया जाता है। प्रमुख किस्में टू रो जो मेल्टिंग के लिए, सिक्स रो जो पशु चारे के लिए। पोषण मूल्य यानी कि फाइबर, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन, सेलेनियम, मैग्नीज जैसे खनिजों से भरपूर होता है। दलहन फसलों की बात करें तो जिसमें चना आता है। चना साइसर एरिटीनम महत्व होता है। इसे बंगाल चना या चना भी कहा जाता है। जलवायु ठंडी एवं शुष्क परिस्थितियों यानी कि 15 टू 25 डिग्री सेल्सियस में उगता है। अच्छी जल निकासी वाली बलुई या दोमट मिट्टी। मुख्य उत्पादक देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, म्यांमार। भारत चना का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। दो प्रमुख प्रकार देसी चना, छोटे गहरे रंग के दाने और काबुली चना यानी कि बड़े हल्के रंग के दाने। उपयोग हमस, कड़ी और सलाद में इस्तेमाल किया जाता है। पोषण मूल्य प्रोटीन, फाइबर और फोलेट से भरपूर होता है। अरहर की बात कर लेते हैं तो अरहर क्या बता रहा है? अरहर, इसे तुअर दाल या अरहर दाल भी कहा जाता है। जलवायु गर्म उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस में उगता है। मृदा अच्छी जल निकासी वाली बलुई या दोमट मिट्टी होती है। मुख्य उत्पादक देश भारत, म्यांमार, मलावी और तंजानिया होता है। ठीक है। अब मूंग देख लेते हैं। मुख्य तथ्य पहले देख लेते हैं कि भारत में अरहर का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है भारत। भारतीय व्यंजनों में मुख्य रूप से दाल और सांभर में उपयोग किया जाता है अरहर का। सूखा, सहिष्णु और मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। पोषण मूल्य प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और आवश्यक अमीनो एसिड से भरपूर होता है। मूंग की बात करते हैं। वेजिना रेडिएटा महत्व, इसे मूंग या मूंग दाल भी कहते हैं। जलवायु गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस में उगता है। मृदा अच्छी जल निकासी वाली बलुई या दोमट मिट्टी होती है। मुख्य उत्पादक देश भारत, चीन, म्यांमार और थाईलैंड होता है। भारत मूंग का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उपयोग सूप, सलाद, अंकुरित रूप में खाया जाता है। अल्प अवधि की फसल 60 से 90 दिनों और सूखा सहिष्णु। पोषण मूल्य प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। तिलहन, सोयाबीन यानी कि ग्लाइफिनमेक्स प्रमुख वनस्पति तेल और प्रोटीन का स्रोत है। आप बताइए कि भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य सोयाबीन का कौन सा है? कमेंट आंसर कीजिए। जलवायु गर्म शीतोष्ण क्षेत्र यानी कि 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस में उगता है। मृदा अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी। मुख्य उत्पादक देश की बात करें तो अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, चीन और भारत। मुख्य तथ्य तेल निष्कर्षण और पशु चारे और खाद्य उत्पादों में उपयोग किया जाता है। भारत सोयाबीन उत्पादन में 5वें स्थान पर है। पोषण मूल्य प्रोटीन, हेल्दी फैट और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से भरपूर है। मूंगफली महत्व, इसे पीनट भी कहा जाता है। पीनट्स
जलवायु गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि 25 to 35 डिग्री सेल्सियस में उगता है। मृदा अच्छी जल निकासी वाली बलुई या दोमट मिट्टी। मुख्य उत्पादक देश चीन, भारत, नाइजीरिया और अमेरिका। मुख्य तत्व भारत मूंगफली उत्पादन में सेकंड स्थान पर है। तेल निष्कर्षण स्नैक्स और पीनट बटर में उपयोग किया जाता है। पोषण मूल्य प्रोटीन, हेल्दी फैट और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। तिल की बात करें तो इसे तिल भी कहा जाता है। जलवायु गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों यानी कि 25 से 35 डिग्री सेल्सियस में होता है। अच्छी जल निकासी वाली बलुई या दोमट मिट्टी होती है। मुख्य उत्पादक देश भारत, सूडान, म्यांमार, चीन। भारत तिल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तेल निष्कर्षण और मसालों के रूप में उपयोग किया जाता है। अलसी की बात कर लेते हैं। अलसी यानी कि लीनियम उस्टीटेसियम ममम। महत्व इसे फ्लैक्स सीड भी कहा जाता है। फ्लैक्स सीड पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कि फ्लैक्स सीड के नाम से कौन जाना जाता है, तो अलसी। जलवायु ठंडे समशीतोष्ण क्षेत्र यानी कि 15 से 25 डिग्री सेल्सियस में उगता है। मृदा अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी। मुख्य उत्पादक देश कनाडा, रूस, चीन और भारत। मुख्य तथ्य तेल निष्कर्षण और स्वास्थ्य पूरक के रूप में उपयोग किया जाता है। पोषण मूल्य ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर और लिग्निन से भरपूर होता है। सूरजमुखी की बात करें तो हेलियंथस एनस होता है। महत्व प्रमुख खाद्य तेल। जलवायु गर्म शीतोष्ण क्षेत्रों में 20 to 30 डिग्री सेल्सियस में उगता है। मृदा अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी में उगता है। ठीक है। मुख्य उत्पादक देश की बात करें तो यूक्रेन, रूस, अर्जेंटीना और चीन। मुख्य तथ्य की बात करें तो तेल निष्कर्षण और पक्षी चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। पोषण मूल्य विटामिन ई, हेल्दी फैट और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। नकदी फसलों की बात करें तो कपास यानी कि कॉटन, गोशपीपियम। ठीक है। वस्त्र उद्योग के लिए कॉटन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। गोशपीपियम एस्टिवम। ठीक है। गर्म उष्ण कटिबंधीय पोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। अच्छी जल निकासी वाली काली कपास मिट्टी, रेगुर मृदा। मुख्य उत्पादक देश भारत, चीन, अमेरिका और ब्राजील। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। वस्त्र, कपड़े, बीज, तेल के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। प्रकार अमेरिकी कपास, मिस्र कपास, देशी कपास। अब हम बात करते हैं जूट की। जूट महत्व होता है गोल्डन फाइबर के रूप में प्रसिद्ध होता है। गर्म और आर्द्र क्षेत्र यानी कि 24 से 35 डिग्री सेल्सियस। मृदा अच्छी जल निकासी वाली जलोढ़ मिट्टी। मुख्य उत्पादक देश भारत, बांग्लादेश और चीन में। मुख्य तथ्य की बात करें तो मुख्य तथ्य होता है भारत दुनिया का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। बोरियां, थैले और पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है। प्रकार सफेद जूट और टोसा जूट। गन्ना की बात करें, शुगर केन महत्व होता है चीनी और एथेनॉल का प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है। जलवायु की बात करेंगे तो गर्म शीतोष्ण या गर्म उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। ठीक है। 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। मृदा की बात करेंगे, अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी होता है। ठीक है। मुख्य उत्पादक देश की बात करेंगे तो मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से होते हैं? ब्राजील, भारत, चीन और थाईलैंड। ठीक है। गन्ना का साइंटिफिक नेम होता है सेकेरम ऑफिसिनेरम। ठीक है। सेकेरम ऑफिसिनेरम। सेकेरम ऑफिसिनेरम। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है। चीनी, गुड़ और जैव ईंधन एथेनॉल उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। उप उत्पाद यानी कि बगास, कागज और ईंधन में उपयोग। सीरा यानी कि मोलेसेस। तंबाकू, टेबोको निकोटियाना टेबेकम। सिगरेट, सिगार चबाने वाले तंबाकू के लिए। जलवायु गर्म शीतोष्ण क्षेत्र यानी कि 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। अच्छी जल निकासी वाली बलुई या दोमट मिट्टी। मुख्य उत्पादक देश चीन, भारत, ब्राजील और अमेरिका। मुख्य तथ्य भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक है। धूम्रपान और चबाने से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम जुड़े हैं। चाय की बात करें तो टी यानी कि कैमिलिया सिनेंसिस महत्व विश्व भर में लोकप्रिय पेय है। जलवायु ठंडे आर्द्र क्षेत्र 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। मृदा अच्छी जल निकासी वाली अम्लीय मिट्टी। मुख्य उत्पादक देश चीन, भारत, केन्या और श्रीलंका। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी। ठीक है। प्रकार होता है काली चाय, हरी चाय और उलोंग चाय। कॉफी की बात करें तो कॉफी होता है
विश्व भर में लोकप्रिय पेय पदार्थ, जलवायु गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि 15 से 25 डिग्री सेल्सियस, अच्छी जल निकासी वाली ज्वालामुखी या दोमट मिट्टी। मुख्य उत्पादक देश भारत, ब्राजील, सॉरी, भारत चौथे नंबर पर आएगा, ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया और भारत। मुख्य उत्पादक की बात करें या मुख्य तथ्य, भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है। मुख्य उत्पादक राज्य कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। प्रकार की बात करें, अरेबिका, जो कि उच्च गुणवत्ता वाली कॉफी होती है। याद रखने वाला सेंटेंस है अरेबिका, जबकि रोबोस्टा अधिक कैफीन युक्त कॉफी होती है। फसल प्रणाली का तात्पर्य किसी विशेष कृषि क्षेत्र में वर्षों तक अपनाई जाने वाली फसलें, फसल अनुक्रम और प्रबंधन की तकनीकों से है। ठीक है, इसे इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि फसल प्रणाली बराबर फसल पैटर्न प्लस प्रबंधन। ठीक है, प्रणाली का अर्थ उन घटकों के समूह से है जो आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे के साथ क्रियाशील होते हैं। फसल प्रणाली के उद्देश्य की बात करें तो भूमि, जल और सौर ऊर्जा जैसे सभी संसाधनों का कुशल उपयोग, उत्पादन में स्थिरता बनाए रखना और अधिक शुद्ध लाभ प्राप्त करना। फसल प्रणाली के प्रकार, एकल फसल प्रणाली यानी कि मोनोक्रॉपिंग या मोनोकल्चर। परिभाषा, एक ही फसल को लगातार एक ही भूमि पर वर्ष दर वर्ष उगाना। ठीक है, उदाहरण, एक ही खेत में लगातार चावल या गेहूं की खेती करना क्या कहलाता है, एकल फसल प्रणाली। लाभ क्या होते हैं, तो केवल एक फसल पर ध्यान देने से प्रबंधन में आसानी होती, मैनेजमेंट में आसानी होती है और किसी एक फसल के विशेष ज्ञान से उत्पादकता में वृद्धि होती है। हानि की बात करें तो मिट्टी में एक ही प्रकार के पोषक तत्व की कमी होने की संभावना है, विशेष कीट एवं रोगों से अधिक नुकसान होने की आशंका है। बहु फसल प्रणाली यानी कि मल्टीपल क्रॉपिंग। परिभाषा, एक ही खेत में एक ही मौसम में दो या अधिक फसलों को उगाना। क्रमिक फसल प्रणाली यानी कि सिक्वेंशियल क्रॉपिंग होती है, एक ही खेत में एक के बाद एक फसलें उगाई जाती हैं, उदाहरण, गेहूं के बाद धान का उगाना। मिश्रित फसल प्रणाली, एक ही खेत में एक साथ दो या अधिक फसलों को उगाना, उदाहरण, मक्का और बीन्स के साथ उगाना। लाभ की बात करें तो सूर्य के प्रकाश, जल एवं पोषक तत्वों का कुशल उपयोग, कृषि उत्पादकता और आय में वृद्धि, फसल विफलता का जोखिम कम। हानि की बात करें तो अधिक प्रबंधन एवं श्रम की आवश्यकता, फसलों के बीच पोषक तत्व, जल एवं प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा। मिश्रित फसल प्रणाली क्या होती है, तो एक ही खेत में दो या अधिक फसलों को बिना किसी विशिष्ट पैटर्न के साथ उगाना, उदाहरण, एक ही खेत में गेहूं एवं सरसों को एक साथ उगाना, मिश्रित फसल प्रणाली। हानि की बात करें, लाभ तो पहले देख लेते हैं। फसल विफलता का जोखिम कम होता है, संसाधनों के उपयोग की दक्षता बढ़ती है। हानि, अलग अलग वृद्धि आवश्यकताओं वाली फसलों का प्रबंधन कठिन होता है। एकल फसल यानी कि मोनोक्रॉपिंग की तुलना में प्रत्येक फसल का उत्पादन कम हो सकता है। रिले फसल प्रणाली क्या होती है, तो परिभाषा, पहली फसल की पूरी कटाई से पहले ही दूसरी फसल को उसी खेत में बोने की प्रक्रिया रिले फसल प्रणाली कहलाती है। ठीक है, समझ गए होंगे आई होप पूरी तरह। पहली फसल की पूरी कटाई से पहले ही दूसरी फसल को उसी खेत में बोने की प्रक्रिया रिले फसल प्रणाली कहलाता है, उदाहरण, धान की फसल पकने से पहले सरसों की फसल को बोना। ठीक है, लाभ की बात करें तो उपलब्ध वृद्धि काल यानी कि ग्रोविंग सीजन का अधिकतम उपयोग होता है, कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, दो फसल एक साथ आ रही। ठीक है, फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। परिभाषा, मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर विभिन्न फसलों को क्रमवार उगाने की प्रक्रिया फसल चक्र कहलाता है। एक साल दलहनी फसल जैसे दालें और अगले साल अनाज की फसल जैसे गेहूं उगाना। लाभ, मिट्टी में एक ही प्रकार के पोषक तत्व की कमी नहीं होती है, कीट एवं रोगों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, मिट्टी की संरचना और उर्वरता में सुधार होता है। हानि की बात करें तो फसल चक्र को प्रभावी बनाने के लिए सावधानी पूर्वक योजना और फसल आवश्यकताओं की जानकारी आवश्यक होती है। कम मूल्य वाली फसलों की बारी आने पर आय में कमी हो सकती है। कृषि वानिकी यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, परिभाषा, एक प्रणाली जिसमें पेड़ या झाड़ियां फसलों या पशुपालन के साथ उगाई जाती हैं, कृषि वानिकी कहलाती है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, मक्का या गेहूं जैसी फसलों के साथ फलदार या इमारती लकड़ी देने वाले पेड़ लगाना। लाभ की बात करें तो फसलों, पशुपालन तथा लकड़ी के आय से कई स्रोत मिलते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकता है जो जल धारण क्षमता में सुधार करता है।
हानि की बात करें तो पेड़ों से आर्थिक लाभ प्राप्त करने में अधिक समय लग सकता है। पेड़ों और फसलों के बीच संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। एली फसल प्रणाली क्या होती है? तो फसलें पेड़ों या झाड़ियों की पंक्तियों के बीच गलियारों में उगाई जाती है। साग सब्जियों या दलहनी फसलों जैसे सर सागौन हुआ, पॉपुलर जैसे पेड़ों की पंक्तियों के बीच में उगाना। पेड़ छाया प्रदान करते हैं, सूक्ष्म जलवायु में सुधार करते हैं और जैव विविधता को बढ़ाते हैं, मिट्टी के कटाव को कम करता है और पोषक तत्वों के चक्रण में सुधार करता है। हानि की बात करें तो अधिक जगह की आवश्यकता होती है, जिससे फसल उगाने के लिए उपलब्ध क्षेत्र कम हो सकता है। पेड़ों और फसलों के बीच जल और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा हो सकती है। अब हम देखते हैं लाइव स्टॉक सिस्टम यानी कि पशुपालन प्रणाली। ठीक है, लाइव स्टॉक सिस्टम पशुपालन प्रणाली। पशुपालन प्रणाली यानी कि पालतू जानवरों के पालन और प्रबंधन से संबंधित होती है। ठीक है, जिसमें मांस, दूध, अंडे, ऊन एवं अन्य उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। यह प्रणाली खाद्य सुरक्षा, आय सृजन और सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देती है। भौगोलिक, जलवायु, संसाधनों और बाजार की मांग के आधार पर पशुपालन प्रणालियां भिन्न भिन्न होती हैं। पशुपालन प्रणालियों के प्रकार की बात करें तो विस्तृत पशुपालन प्रणाली यानी कि एक्सटेंसिव लाइव स्टॉक सिस्टम, जिसमें वितरण की बात करें तो जानवरों को प्राकृतिक चारागाहों में खुले में चरने दिया जाता है, जहां न्यूनतम इनपुट की आवश्यकता होती है। विशेषताओं की बात करें तो कम लागत और कम उत्पादन प्रणाली, मुख्यतः शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में प्रचलित होता है। लाभ किफायती और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ होते हैं। बंजर भूमि का उपयोग किया जाता है। हानि की बात करें तो अत्यधिक चरे से संसाधनों का ह्रास हो सकता है, उत्पादकता कम होती है। उदाहरण होता है राजस्थान में भेड़ एवं बकरी पालन, अफ्रीकी सवाना में मवेशी चराना। ठीक है, अर्ध सघन पशुपालन प्रणाली यानी कि सेमी इंटेंसिव लाइव स्टॉक सिस्टम। विवरण की बात करें तो चराई के साथ साथ अतिरिक्त आहार और आश्रय की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। विशेषताओं में मध्यम उत्पादकता वाली प्रणाली, चारे और बुनियादी ढांचे के माध्यम से निवेश की आवश्यकता होती है। लाभ की बात करें तो विस्तृत प्रणाली की तुलना में अधिक उत्पादन, लचीला प्रबंधन। हानि की बात करें तो बाहरी चारे पर निर्भरता, मध्यम लागत। उदाहरण छोटे किसानों द्वारा डेयरी फार्मिंग, मिश्रित आहार के साथ सुअर पालन। सघन पशुपालन प्रणाली क्या होती है? तो वितरण में क्या होता है, जानवरों को नियंत्रित वातावरण में पाला जाता है, जहां आहार और प्रबंधन पूरी तरह से व्यवस्थित होता है। विशेषताएं उच्च निवेश और उच्च उत्पादन प्रणाली, अधिकतम उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित। लाभ अधिक मात्रा में दूध, मांस या अंडों का उत्पादन, बेहतर रोग नियंत्रण और स्वच्छता। प्राथमिक लागत अधिक होती है। पशु कल्याण से संबंधित उदाहरण के तौर पर देखते हैं मांस के अंडे के उत्पादन के लिए पोल्ट्री फार्म, वाणिज्यिक डेयरी फार्म। फोर्थ आता है मिश्रित कृषि प्रणाली यानी कि मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम। इसमें फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को एक साथ जोड़ा जाता है। विशेषताओं की बात करें तो फसलों के अवशेषों का उपयोग चारे के रूप में किया जाता है और पशु अपशिष्ट को उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। पर्यावरण के अनुकूल और संसाधन कुशल होते हैं। लाभ की बात करें तो आय के विविध स्रोत होते हैं। फसल विफलता के जोखिम को कम करता है। हानि फसलों और पशुओं दोनों के प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता होती है। उदाहरण की बात करें धान की खेती के साथ मवेशी पालन, भारत में बाजरा की खेती के साथ बकरी पालन। जैविक पशुपालन यानी कि ऑर्गेनिक लाइव स्टॉक फार्मिंग। विवरण की बात करें तो बिना सिंथेटिक खाद के, ठीक है, एंटीबायोटिक्स या हार्मोन के पशुपालन किया जाता है। विशेषताएं प्राकृतिक आहार और समग्र देखभाल पर ध्यान केंद्रित है, पशु कल्याण को बढ़ावा देता है। लाभ की बात करें तो जैविक उत्पादों की अधिक मांग है, पर्यावरण के अनुकूल और सतत प्रणाली है। हानि की बात करें तो पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में कम उत्पादकता, प्रमाणन एवं इनपुट लागत अधिक होती है। उदाहरण की बात करें तो जैविक दूध उत्पादन होता है, फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग होता है, जलीय कृषि और पशुपालन का एकीकरण यानी कि विवरण की बात करें तो मत्स्य पालन और पशुपालन को एकीकृत किया जाता है, जिसमें जलीय कृषि और पशुपालन का एकीकरण नाम से स्पष्ट हो गया, करके संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। विशेषताओं की बात करें तो पशुपालन से उत्पन्न गोबर को मछली तालाबों में खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। लाभ की बात करें तो संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है और दोहरे आय स्रोत होते हैं। हानि कचरे एवं जल की गुणवत्ता की उचित प्रबंधन की आवश्यकता होती है। उदाहरण केरल में बतख एवं मछली पालन, चीन में सुअर मछली एकीकृत प्रणाली।
भारत में प्रमुख पशुधन प्रजातियों की बात करते हैं, सबसे पहले होता है गाय यानी केटल, जिसमें स्वदेशी नस्ल कौन कौन से होती हैं और विदेशी नस्ल कौन कौन से होती हैं। स्वदेशी नस्ल की बात करें तो गिर, साहीवाल और थार पारकर। ठीक है, गिर, साहीवाल और थार पारकर स्वदेशी नस्ल है गाय की। ठीक है, विदेशी नस्ल कौन कौन सी होती है, जर्सी होता है, हॉलस्टीन होता है और फ्रीजियन होता है। ये विदेशी नस्ल होती है गाय की, जर्सी, हॉलस्टीन और फ्रीजियन। भैंस की बात करें बफेलो, जिसमें मुर्रा, मेहसाणा, नीली रावी। ठीक है, भेड़ की बात करें तो नाली, मारवाड़ी और गद्दी। बकरी गोट्स, जमुना पारी, बीटल और बारबरी। कुक्कुट पालन, जिसमें लेयर अंडा उत्पादन होता है, व्हाइट लेग हॉर्न। बॉयलर, मांस उत्पादन, कॉब और वेनकॉब होता है। पशुपालन प्रणाली में तकनीकी प्रगति यानी कि कृत्रिम गर्भधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एआई, ठीक है, प्रजनन क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाता है। टीकाकरण, वैक्सीनेशन, तो भाई साहब एफएमडी यानी कि फूट एंड माउथ डिजीज और ब्रुसोलोसिस जैसी बीमारियों से रक्षा करता है। टीकाकरण, वैक्सीनेशन, ब्रुसोलोसिस। चारा प्रबंधन यानी कि फीड मैनेजमेंट, संतुलित आहार और खनिज मिश्रण का उपयोग होता है। सटीक पशुपालन पीएलएफ सेंसर और एलओटी के माध्यम से पशु स्वास्थ्य और उत्पादकता की निगरानी करता है। भारत में पशुधन का आर्थिक योगदान, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में योगदान, भारत के जीडीपी में लगभग 4.5% 2023 में योगदान दिया गया था। रोजगार सृजन की बात करें तो 10 करोड़ से अधिक ग्रामीणों या ग्रामीण परिवारों को समर्थन मिलता है। दूध उत्पादन, भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक यानी कि 23% वैश्विक उत्पादन, विश्व में 23% दूध का उत्पादन भारत करता है। निर्यात की बात करें तो मांस, चमड़ा, डेयरी उत्पाद महत्वपूर्ण निर्यात आय के स्रोत होते हैं। पशुपालन प्रणालियों में चुनौतियों की बात करें तो बीमारियों का प्रकोप, जूनोटिक, जानवरों से मनुष्यों तक फैलने वाली बीमारियों की प्रभावी रोकथाम का अभाव, चारे की कमी, मौसमी चारे और संकेंद्रित आहार की कमी, जलवायु परिवर्तन, चारागाहों और जल उपलब्धताओं को प्रभावित करता है। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा यानी कि पशु चिकित्सा सेवाओं और कोल्ड चेन तक की सीमित पहुंच होती है। पशुपालन स्थिरता, गोबर प्रबंधन यानी कि पशु अपशिष्ट से बायोगैस उत्पादन, फसल के साथ एकीकरण यानी कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करता है, संसाधनों का कुशल उपयोग, स्थानीय जलवायु के अनुकूल नस्लों को बढ़ावा देना। डेयरी प्रणाली यानी कि डेयरी सिस्टम की बात करें तो डेयरी फार्मिंग का अर्थ दूध और उसके उप उत्पादों को उत्पादन और प्रबंधन है, जो आमतौर पर गाय, भैंस, बकरी, ऊंट के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, डेयरी प्रणाली खेत के आकार, उत्पादन की तीव्रता और क्षेत्रीय जलवायु एवं आर्थिक स्थितियों के आधार पर भिन्न होती हैं। ये होता है डेयरी सिस्टम। डेयरी प्रणालियों के भी प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ डेयरी सिस्टम। एक होता है व्यापक डेयरी प्रणाली यानी कि एक्सटेंसिव डेयरी सिस्टम। परिभाषा की बात करें तो पशु प्राकृतिक चारागाहों में स्वतंत्र रूप से चरते हैं, जहां बाहरी इनपुट न्यूनतम होता है। विशेषताएं, ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में प्रचलित होता है, कम लागत एवं कम इनपुट प्रणाली लगती है। लाभ स्थायी एवं पर्यावरण के अनुकूल है, प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग किया जाता है। हानियों की बात करें तो पोषण की कमी के कारण दूध उत्पादन कम होता है, मौसमी परिवर्तनों का प्रभाव अधिक होता है। अर्ध गहन डेयरी फार्म प्रणाली क्या होती है, तो पशुओं को कुछ समय के लिए चरने दिया जाता है और शेष समय शेड में पूरक आहार दिया जाता है। विशेषताओं की बात करें तो सीमित समय के लिए चराई और अतिरिक्त पोषण की सुविधा। लाभ की बात करें तो व्यापक प्रणाली की तुलना में दूध उत्पादन बेहतर होता है, चराई भूमि पर निर्भरता कम। हानियों की बात करें तो चारे और बुनियादी ढांचे के माध्यम से निवेश की आवश्यकता होती है। गहन डेयरी प्रणाली, इसका क्या होता है गहन डेयरी प्रणाली का, तो पशुओं को पूरी तरह से बाड़े में रखा जाता है और संतुलित आहार जैसे कि कंसंट्रेट, चारा और पूरक आहार दिया जाता है। बड़े पैमाने पर व्यावसायिक डेयरी फार्म होते हैं, दूध उत्पादन को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नियंत्रित आहार प्रबंधन के कारण उच्च दूध उत्पादन, बीमारियों पर बेहतर नियंत्रण और स्वच्छता। हानियों की बात करें तो आवास, चारा और मशीनरी में उच्च प्रारंभिक निवेश, सीमित स्थान के कारण पशुओं में तनाव की संभावना। जैविक डेयरी प्रणाली परिभाषा, दूध का उत्पादन बिना सिंथेटिक रसायनों, एंटीबायोटिक्स या वृद्धि हार्मोन्स में किया जाता है। विशेषताएं, पशु कल्याण एवं पर्यावरण स्थिरता पर विशेष ध्यान, जैविक दूध की उच्च मांग, पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव।
हानियों की बात करें, पारंपरिक पर्यावरणियों की तुलना में कम दूध उत्पादन और उत्पादन लागत अधिक होता है। भारत में डेयरी एवं पशु तो गाय की नस्लें देसी नस्ल गिर, साहिवाल, रेड सिंधी, थार पारकर आदि होती हैं, जबकि विदेशी नस्लों में हॉलस्टीन, फ्रीजियन, जर्सी ब्राउन, स्विस। भैंस की नस्ल मुर्रा, नीली राबी, जाफराबादी और महसान। दूध उत्पादन के लिए उपयुक्त बकरी की नस्ल होती है बीटल, जमुनापरी और सानेन। सानेन किसकी होती है? तो बकरी की नस्ल होती है। डेयरी प्रणालियों में आवास प्रबंधन यानी कि हाउसिंग मैनेजमेंट इन डेयरी सिस्टम। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो अच्छी तरह हवादार और स्वच्छ सीड, चरम मौसम की परिस्थितियों से बचाव, प्रति पशु स्थान आवश्यकताएं। गाय भैंस 4 से 5 वर्ग मीटर की प्रति वयस्क होती हैं, बछड़े 2 से 3 वर्ग मीटर होते हैं। अब हम बात करते हैं उचित जल निकासी एवं खाद्य निस्तारण प्रणाली। डेयरी प्रणालियों में पशु आहार, ठीक है, हरा चारा नेपियर घास कहे जाता है। हरे चारे को क्या कहते हैं? नेपियर घास, बरसीम, लूसर्न। सूखा चारा गेहूं का भूसा, धान का पुआल। संगनित आहार मक्का, खली, चोकर। और पोषक तत्व पूरक होता है खनिज मिश्रण, नमक और विटामिन। डेयरी प्रणालियों में तकनीकी एकीकरण यानी कि टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन इन डेयरी सिस्टम। दूध दूहने की मशीनें यानी कुशल और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन। दूध ठंडा करने वाले उपकरण दूध की गुणवत्ता बनाए रखते हैं और बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकते हैं। कृत्रिम गर्भाधान, नस्ल सुधार और दूध उत्पादन में वृद्धि। सेंसर यानी कि पशु स्वास्थ्य, दूध उत्पादन और आहार निगरानी। भारत का डेयरी उद्योग तथ्यों आंकड़े तो दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक यानी कि भारत वैश्विक दुग्ध उत्पादन का लगभग 23% योगदान देता है। FAO 2022 में पूछा गया था। ठीक है, प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता यानी कि लगभग 427 ग्राम प्रति दिन। ठीक है, NDB रिपोर्ट 2022 के अनुसार शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात। जीडीपी में योगदान, डेयरी क्षेत्र में भारत की जीडीपी का लगभग 5% योगदान करता है। मुख्य पहल की बात करें तो ऑपरेशन फ्लड, भारत में दूध उत्पादन क्रांति। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB डेयरी विकास को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन देसी नस्लों के आनुवंशिक सुधार पर केंद्रित करता है। डेयरी के उप उत्पाद यानी कि डेयरी बाय प्रोडक्ट, मक्खन और घी घरेलू और निर्यात बाजार के लिए उच्च मूल्य के उत्पाद होते हैं, मक्खन और घी। ठीक है, दिनों दिन इसका रेट तो बढ़ता ही जा रहा है भाई साहब। 800 रुपये पर केजी घी मिल रहा है। पनीर और चीज शहरीकरण के कारण बढ़ती मांग। वे प्रोटीन सप्लीमेंट और पशु आहार में उपयोग। स्कीम्ड मिल्क पाउडर यानी कि लंबी शेल्फ लाइफ और बड़े पैमाने पर व्यापार योग्य। डेयरी प्रणालियों की चुनौतियां, चारे की कमी, मौसमी रूप से गुणवत्तापूर्ण चारे की अनुपलब्धता। रोग की बात करें तो मास्टाइटिस, फूड एंड माउथ डिजीज, ब्रुसोलिसिस। बाजार तक पहुंच, छोटे किसानों के लिए संगठित आपूर्ति श्रृंखला का अभाव। कम उत्पादकता यानी कि देसी नस्लों का दूध उत्पादन विदेशी नस्लों की तुलना में कम होता है। डेयरी प्रणालियों के लाभ देख लेते हैं तो नियमित आय स्रोत होते हैं, दूध की दैनिक बिक्री के साथ स्थिर आमदनी, पोषण सुरक्षा, दूध, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन का प्रमुख स्रोत, रोजगार सृजन यानी कि डेयरी फार्मिंग ग्रामीण आजीविका को समर्थन देती है। सुअर पालन प्रणालियों की बात करें यानी कि पिगर सिस्टम्स क्या होते हैं? तो सुअर पालन का अर्थ है यानी कि मांस, पोर्क, वसा तथा अन्य उत्पादों के लिए सूअरों के संगठित पालन से है। यह उच्च उत्पादकता वाला व्यवसाय है क्योंकि सूअर तेजी से बढ़ते हैं, उनका चारा रूपांतरण यानी कि फीड कन्वर्जन रेट बेहतर होता है और उनकी प्रजनन क्षमता अधिक होती है। नीचे सूअर पालन की प्रमुख प्रणालियों का वर्णन किया गया है। व्यापक प्रणाली यानी कि एक्सटेंसिव सिस्टम विवरण होता है, सूअरों को खुले मैदान यानी कि जंगली या पड़ती भूमि में स्वतंत्र रूप से घूमने दिया जाता है, जहां वे प्राकृतिक वनस्पतियों, फसल अवशेषों और रसोई के कचरे पर भोजन करते हैं। छोटे स्तर पर पारंपरिक और आत्मनिर्भरता खेती, लाभ कम निवेश और रख रखाव लागत। प्राकृतिक संसाधनों और फसल अवशेषों का उपयोग होता है, धीमी वृद्धि, कम उत्पादकता, बीमारियों एवं शिकारियों का खतरा। ठीक है, जड़ उखाड़ने और अति चराई के कारण पर्यावरण को नुकसान। अर्ध गहन प्रणाली होती ही क्या? तो सुअरों को आंशिक रूप से बाड़ों में रखा जाता है और उन्हें चारागाह खुले स्थान पर जाने की अनुमति दी जाती है। उनके बेहतर विकास के लिए पूरक आहार दिया जाता है। स्तर की बात करें तो मध्यम स्तर की खेती छोटी किसानों के लिए उपयुक्त होती है। लाभ, भोजन और प्रबंधन पर बेहतर नियंत्रण, व्यापक प्रणाली की तुलना में बेहतर विकास और उत्पादकता। हानियों की बात करें तो बाड़े और चारे के लिए मध्यम निवेश लागत, नियमित निगरानी और रोग नियंत्रण की आवश्यकता। गहन प्रणाली विवरण की बात करें तो सूअरों को पूरी तरह से पक्के बाड़ों या शेडों में रखा जाता है, जहां उन्हें संतुलित आहार यानी कि अनाज, प्रोटीन, सप्लीमेंट, व्यावसायिक चारा दिया जाता है।
बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक खेती यानी कि कॉमर्शियल खेती की जाती है। लाभ की बात करें तो पोर्क उत्पादन में उच्च उत्पादकता, स्थान संसाधनों का कुशल उपयोग। रोग नियंत्रण की बात करें तो स्वच्छता बेहतर होती है। हानियों की बात करें तो उच्च प्रारंभिक निवेश, आवास, चारा, श्रम, कुशल प्रबंधन की आवश्यकता, सूअरों की बंदी, तनाव का खतरा। फोर्थ आता है फ्री रेंज ऑर्गेनिक प्रणाली। विवरण: सुअरों का जैविक यानी कि ऑर्गेनिक खेतों में खुला छोड़ा जाता है और उन्हें जैविक चारा या प्राकृतिक वनस्पति खिलाई जाती है। छोटे स्तर की खेती, विशिष्ट बाजारों के लिए। लाभ: उच्च गुणवत्ता वाला जैविक पोर्क प्रीमियम कीमत पर बिकता है। पर्यावरणीय रूप से स्थायी प्रणाली होती है। हानियों की बात करें तो अधिक भूमि और श्रम की आवश्यकता। ठीक है, अधिक भूमि और श्रम की अवस्था आवश्यकता, गहन प्रणाली की तुलना में कम उत्पादकता होती है। घूर्णन चराई प्रणाली यानी कि रोटेशनल ग्रेजिंग सिस्टम। चारागाह को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है और सुअरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमाया जाता है ताकि वनस्पति पुनर्जीवित हो सके और अति चराई ना हो। भूमि संसाधनों का सतत उपयोग होता है, परजीवी संक्रमण कम होता है। भूमि प्रबंधन और योजना की आवश्यकता होती है, केवल उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां पर्याप्त चारागाह उपलब्ध हो। सुअरों के लिए आवास आवश्यकताएं यानी कि हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर पिग्स। मुख्य विशेषता: अच्छा हवादार और स्वच्छ शेड होता है। गहन प्रणाली के लिए प्रति सुअर का स्थान आवश्यकता होती है। प्रजनन सुअर 6 से 8 वर्ग मीटर होता है। बढ़ते सुअर 1 से 1.5 वर्ग मीटर होता है। प्रजनन एवं दूध पिलाने के लिए अलग अलग बाड़े होते हैं। सुअर की नस्लों की बात करें, लोकप्रिय नस्लें: विदेशी नस्ल उच्च उत्पादकता वाली यानी कि लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर और ड्यूरोक होता है, हैम्पशायर होता है। देशी नस्लों की बात करें तो घुंगरू, अंगोड़ा गोवन और अनक माली। अनक माली किसकी प्रजाति होती है? तो ये सुअर की नस्ल होती है अनक माली, घुंगरू, अंगोड़ा गोवन, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, ड्यूरोक और हैम्पशायर। आर्थिक महत्व: मांस उत्पादन, पोर्क वैश्विक मांस खपत लगभग 40% है। गोबर: सुअर का गोबर एक उत्कृष्ट जैविक खाद माना जाता है। उप उत्पाद यानी कि लाई यानी कि चर्बी, ब्रिशल्स यानी कि बाल और जिलेटिन उपयोगी उप उत्पाद शामिल है। वैश्विक एवं भारतीय परिदृश्य देख लेते हैं। ग्लोबल एंड इंडियन ट्रेंड्स ऑफ इन पिग फार्मिंग। वैश्विक स्थिति तो चीन सुअर प्रणाली में अग्रणी है और वैश्विक पोर्क का उत्पादन लगभग 50% योगदान देता है। सबसे ज्यादा खाने वाले लोग। ठीक है, भारत में सुअर पालन 20वें पशुधन गणना यानी 2019 के अनुसार भारत में लगभग 9.06 मिलियन सुअर है। मुख्य सुअर पालन वाले राज्य असम, नागालैंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। बाजार संभावनाएं: पार्क भारत की कुल मांस खपत का लगभग 8% है। सुअर पालन की चुनौतियों की बात करें तो रोग फैलाव जैसे अफ्रीकन स्वीडन फीवर। चारे की उच्च लागत, उत्पादन लागत लगभग 70% चारे पर खर्च होता है। सांस्कृतिक एवं धार्मिक कारणों के कारण सीमित स्वीकृति होती है। बकरी पालन प्रणाली यानी कि गौट्री सिस्टम्स। बकरी पालन या गौट्री का अर्थ बकरियों को दूध, मांस, ऊन आजीविका के लिए पालने की प्रक्रिया से बकरियां विभिन्न जलवायु भौगोलिक परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम होती हैं, जिससे यह छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक स्थायी वैकल्पी बन जाती है। बकरी पालन की विभिन्न प्रणालियों की बात करें, विस्तृत प्रणाली विवरण: बकरियों को खुले क्षेत्रों या जंगलों या अनुपयोगी भूमि में प्राकृतिक वनस्पति चरने के लिए छोड़ा जाता है। इस तरह पारंपरिक कम लागत प्रणाली होती है। आवास की बात करें, आवास, भोजन, न्यूनतम निवेश, प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग होता है। हानि की बात करें तो सीमित पोषण के कारण कम उत्पादकता, अति चारे से पर्यावरण को नुकसान, बीमारियों और जंगली जानवरों को खतरा। अर्ध गहन प्रणाली में बकरियों को आंशिक रूप से खुला चारागाह और पूरक आहार दिया जाता है। मध्यम स्तर का संचालन होता है। संतुलित पोषण से बेहतर वृद्धि और दूध उत्पादन। अति चराई कम जोखिम वाला होता है। हानि की बात कर लेते हैं। भोजन और आवास के लिए मध्यम लागत लगती है और निगरानी एवं प्रबंधन की आवश्यकता होती है। गहन प्रणाली: बकरियों को पूरी तरह से शेड में रखा जाता है और संतुलित आहार यानी कि केंद्रित हरा चारा और पूरक आहार दिया जाता है। व्यावसायिक बड़े पैमाने पर पालन होता है। दूध, मांस उत्पादन, उच्च उत्पादकता, रोग नियंत्रण एवं स्वच्छता प्रबंधन बेहतर होता है। हानि की बात करें तो आवास, चारा, श्रम में उच्च निवेश होता है। बकरियों को सीमित स्थान में तनाव का खतरा रहता है। मिश्रित कृषि प्रणाली यानी कि मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम क्या होता है? तो विवरण होता है बकरी पालन को फसल उत्पादन, मुर्गी पालन या अन्य पशुपालन के साथ जोड़ा जाता है। लाभ की बात करें तो बकरी का गोबर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, बाहरी संसाधनों पर निर्भरता को कम होती है। बकरियों के लिए आवास आवश्यकताएं:
अच्छी हवादार, सूखी और साफ जगह होनी चाहिए ताकि बीमारियों से बचा जा सके। स्थान की आवश्यकता, वयस्क बकरी 1.5 से 2 वर्ग मीटर प्रति बकरी होती हैं। बकरी के बच्चे 0.75 से 1 वर्ग मीटर तक प्रति बच्चा होता है। नमी से बचाव के लिए ऊंचा फर्श होना चाहिए। लोकप्रिय बकरी नस्लें, दूध उत्पादन के लिए नस्लें होती है सानेन, जमुनापारी, एल्पाइन और बीटल। मांस उत्पादन के लिए नस्लें होती हैं बोवर, ब्लैक बंगाल, उस्मानाबादी और मल्लाबारी। ऊन के लिए, ऊन उत्पादन के लिए अंगोरा और कश्मीरी। बहुउद्देशीय नस्लें कौन कौन सी होती है? सुरती होती है, जखराना होता है और बारबरी होती है। बकरी पालन का आर्थिक महत्व, पहला होता है चिकन या चीवन या मांस, अत्यधिक पौष्टिक और व्यापक रूप से खपत किया जाता है। बकरी का मांस वैश्विक रेड मीट उत्पादन का लगभग 14% योगदान देता है। 14 यानी कि 14%। दूध पचाने में आसान, पोषक तत्वों से भरपूर और लैक्टोज असहिष्णु लोगों के लिए अनुकूल है। गोबर की बात करें तो जैविक खाद के रूप में उत्कृष्ट उपयोग होता है। चमड़ा और ऊन, चमड़ा कश्मीरी और मोहरे ऊन के लिए प्रयोग किया जाता है। आजीविका की बात करें तो छोटे किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को आजीविका प्रदान करता है। वैश्विक और भारतीय परिदृश्य यानी कि ग्लोबल एंड इंडियन ट्रेंड्स इन गोट फार्मिंग। ठीक है, वैश्विक स्थिति यानी कि ग्लोबल सिनेरियो देख लेते हैं। भारत, चीन और नाइजीरिया दुनिया के प्रमुख बकरी पालन करने वाले देश हैं। कौन कौन? भारत, चीन और नाइजीरिया। भारत में बकरी पालन 20वीं पशुधन गणना 2019। ठीक है, भारत में कुल 148.88 मिलियन बकरियां हैं। मुख्य बकरी पालन करने वाले राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। पशुधन क्षेत्र में योगदान, बकरियां भारत के कुल पशुधन का लगभग 8 से 10% योगदान देती हैं। बकरी पालन की चुनौतियां, रोग नियंत्रण यानी कि डिजीज कंट्रोल, पीपीआर, पेस्टिडेस, पेटिस, रूमिनेंट्स, फुट एंड माउथ डिजीज, आंतरिक परजीवी जैसी बीमारियां। नस्ल सुधार, कई देसी नस्लों को कम उत्पादकता की समस्या होती है। बाजार उपलब्धता, बकरी उत्पादों के लिए संगठित बाजारों की कमी होती है। बकरी पालन के लाभ क्या होते हैं? कम निवेश, गाय या भैंस की तुलना में कम संसाधनों की आवश्यकता होती है। उच्च अनुकूलन क्षमता, शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में भी अच्छी तरह जीवित रह सकती है। बहुउद्देशीय उपयोग होता है, मांस, दूध, ऊन, गोबर से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। पोल्ट्री प्रणाली, पोल्ट्री प्रणाली क्या होती है? पोल्ट्री सिस्टम्स इन हिंदी भाषा में। ठीक है, पहली बार ऐसा होगा कि पोल्ट्री हिंदी भाषा में पढ़ा जा रहा है। पोल्ट्री फार्मिंग का अर्थ है मुर्गी, बतख, टर्की और हंस जैसे पालतू पक्षियों को मांस और अंडे के उत्पादन के लिए पालना। यह उत्पादन पैमाना उद्देश्य पर्यावरणीय परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न प्रकार की प्रणालियों में किया जाता है। बैकयार्ड या फ्री रेंज प्रणाली, विवरण की बात करें तो इस प्रणाली में पक्षियों की दिन में खुले में छोड़ा जाता है और रात में शेड में रखा जाता है। ये प्राकृतिक रूप से कीड़े, अनाज और रसोई के कचरे पर भोजन करते हैं। स्तर की बात करें तो छोटे पैमाने पर मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में लाभ, कम लागत, प्राकृतिक आहार मिलने से पक्षियों का स्वास्थ्य बेहतर, पर्यावरण के अनुकूल होता है। हानियों की बात करें तो कम उत्पादकता, शिकारियों और बीमारियों का खतरा होता है। अर्ध गहन प्रणाली क्या होती है? तो विवरण की बात करेंगे, यह फ्री रेंज और गहन प्रणाली का मिश्रण है। पक्षियों को आश्रय प्रदान किया जाता है, खुले क्षेत्र में घूमने की सुविधा मिलती है। स्तर मध्यम स्तर, सीमित संसाधनों वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होते हैं। लाभ प्रबंधन संतुलित रहता है, शिकारियों से बेहतर सुरक्षा होती है। हानि, आश्रय और चारे पर मध्यम निवेश की आवश्यकता होती है। गहन प्रणाली देख लेते हैं, इंटेंसिव सिस्टम। इस प्रणाली में अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए पक्षियों को नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है। इसमें कई उप प्रकार हैं, जैसे कि बैटरी केज प्रणाली। बैटरी केज प्रणाली का विवरण देखते हैं। पक्षियों को छोटे छोटे पिंजरों में रखा जाता है जहां भोजन और पानी की स्वचालित व्यवस्था होती है। यह प्रणाली मुख्य रूप से अंडे उत्पादन यानी कि लेयर फॉर्मिंग के लिए प्रयोग की जाती है। लाभ की बात करें तो अंडों का संग्रहण आसान होता है, बीमारियों पर नियंत्रण आसान होता है। ठीक है। हानि की बात करें तो पक्षियों की गतिशीलता सीमित होती है, पशु कल्याण से जुड़ी नैतिक चिंता होती है। डीप लिटर प्रणाली क्या होती है? तो पक्षियों को फर्श पर रखा जाता है जो लकड़ी की भूमि, भूसा या अन्य बिस्तर सामग्री से ढका होता है। लाभ की बात करें तो पक्षियों को अधिक स्वतंत्रता इसमें मिलती है, जैविक खाद्य अपशिष्ट को आसानी से एकत्र किया जाता है या किया जा सकता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं
हानि की स्वच्छता बनाए रखने के लिए बार बार सफाई जरूरी होती है। बॉयलर फार्मिंग प्रणाली, विवरण की बात करें तो यह प्रणाली विशेष रूप से मांस उत्पादन के लिए डिजाइन की गई। पक्षियों की सीमित स्थान में नियंत्रित आहार और प्रकाश के साथ रखा जाता है। लाभ की बात करें तो कम समय में अधिक मांस उत्पादन होता है, व्यवसायिक खेती के लिए उपयुक्त होती है। हानि उच्च लागत चारा एवं प्रबंधन खर्च होता है। जैविक पोल्ट्री फार्मिंग, ऑर्गेनिक पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है तो इस प्रणाली में पक्षियों की फ्री रेंज या अर्ध गहन प्रणाली में पाला जाता है। जैविक आहार दिया जाता है और सिंथेटिक दवाओं या एंटीबायोटिक्स का उपयोग नहीं किया जाता। लाभ, जैविक उत्पादों की अधिक मांग, पक्षियों का स्वास्थ्य बेहतर। हानि की बात करें तो उच्च उत्पादन लागत अधिक होती है, प्रमाणन आवश्यकता। अब बात करते हैं हम ब्रीडिंग सिस्टम यानी कि प्रजनन प्रणाली। तो यह प्रणाली उच्च गुणवत्ता वाले चूजों के उत्पादन पर केंद्रित करती है। पेरेंट स्टॉक, माता पिता पक्षी का चयनित प्रजनन किया जाता है। लाभ, बेहतर नस्ल और उच्च गुणवत्ता वाले चूजे, अंडे मांस उत्पादन के लिए विशेष रूप से विकसित नस्लें होती हैं। हानि की बात कर लेते हैं तो कुशल श्रमिक एवं आधुनिक तकनीक की आवश्यकता होती है। एकीकृत फार्मिंग प्रणाली, जिसमें पोल्ट्री की मछली पालन या फसल उत्पादन जैसी अन्य कृषि गतिविधियों को साथ जोड़ा जाता है। पोल्ट्री अपशिष्ट जैविक खाद्य या मछली आहार के रूप में उपयोग किया जाता है। लाभ, पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं, संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है। हानि, सुनियोजित प्रबंधन की आवश्यकता होती है। वैश्विक और भारतीय पोल्ट्री उद्योग यानी कि ग्लोबल ट्रेंड्स एंड इंडियन पोल्ट्री इंडस्ट्री, विश्व स्तर पर पोल्ट्री उद्योग भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, चीन के बाद प्रमुख पोल्ट्री उत्पादक देशों में शामिल है। दुनिया में पोल्ट्री उद्योग का मूल्य 300 अरब डॉलर से अधिक है। 300 अरब डॉलर, समझ रहे हो। भारत में पोल्ट्री उद्योग, भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक और छठा सबसे बड़ा पोल्ट्री मांस उत्पादक देश है। मुख्य पोल्ट्री उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पंजाब है। मुख्य आंकड़े 2023-24 के देख लेते हैं। अंडा उत्पादन 125 अरब, पोल्ट्री मांस उत्पादन 4.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष। प्रसिद्ध नस्लें, लेयर यानी कि अंडा उत्पादन में व्हाइट लेगहॉर्न होता है। बॉयलर यानी कि मांस उत्पादन में क्रॉनिक क्रॉस होता है, कॉनिक कॉनिश क्रॉस। अगला टॉपिक आएगा बागवानी फसलें, जिसमें कृषि वानिकी प्रणाली रहेगी। जल कृषि, बतख, कुक्कुट पालन, सह मछली, डेयरी सह मछली, सुअर पालन, सह मछली, किसानों के लिए आजीविका घटकों के रूप में मूल्य श्रृंखला और माध्यमिक उद्यमों सहित छोटे मध्यम बड़े उद्योग। ठीक है। अगर वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी अच्छे से अच्छा कंटेंट प्राप्त हो। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।